अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं 3 स्केरी विच इनकाउंटर हॉरर स्टोरीज एपिसोड 57। तो भाई आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे पास है 3 इंतहाई ज़बरदस्त स्केरी और दिल दहला देने वाली चुड़ैल हॉरर स्टोरीज़ कि जिन्हें सुनकर मैं आपको अब किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। ये मेरी टोपी यहाँ पर पड़ी हुई थी और इसके ऊपर ये निशान आप देख रहे हैं, ये गौर से देखें। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर मैंने सोचा कि आज थोड़ा मूड पहले से सेट किया जाए इस एपिसोड के लिए। तो मूड हमारा अब ऑल सेट एंड गुड टू गो है, तो हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एनी हाउ, आज की जो हमारी पहली कहानी है ये एक 17 साल के लड़के के मुतालिक है। कहते हैं कि शाम के औकात में हमें एटलीस्ट जब अंधेरा ढल रहा होता है, जिसे मगरिब का टाइम कहते हैं, उस वक्त हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पे शयातीन वगैरह आज़ाद किए जाते हैं। ये जिस लड़के की कहानी है उसका एक दोस्त हुआ करता था, एक करीबी दोस्त, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसे दूसरी कंट्री में मूव ऑन करना पड़ गया। तो अब पीछे ये जनाब अकेले रह गए थे। दूसरे दोस्त भी थे पर उनमें मन नहीं लगता था, क्योंकि फिर बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड होता है। हुआ कुछ इस तरह से कि ये जिस टाउन में रहते थे वहाँ पर एक नदी भी थी। तो शाम के औकात में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये सोच कर कि ये नदी के किनारे सैर करने जाएंगे, वहाँ पर और कोई भी नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं जानते थे कि जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर शायद ये अकेले ना हो, बल्कि इनके अलावा भी कोई और मौजूद हो। तो आइए आपका तरा निकालते हैं। मैं शुरू से साइंस और लॉजिक में मुकम्मल यकीन रखता था, पर फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे ज़हनी तौर पर हिला के रख दिया। मैं 17 साल का था जब मैं अपने टाउन में रहा करता था। वो टाउन बहुत बड़ा नहीं था और सभी एक दूसरे को जानते थे। ये उम्र का वो हिस्सा था जब सभी दोस्त हुआ करते थे और ज़िंदगी की ख़ास फिक्र नहीं होती थी। पर इस सब के बावजूद एक ऐसा दोस्त लाजमी होता है जो बाकी सबसे ज़्यादा करीब और राज़दार होता है। उन्हीं दिनों की बात है, कॉलेज की ग्रेजुएशन के बाद मेरा अजीज़ दोस्त दूसरी कंट्री में मूव ऑन कर गया। उसके जाने के बाद दिल बहुत बेचैन और उदास रहने लग गया था। बाकी सबकी मौजूदगी में ख़ास मन नहीं लग रहा था। सो एक शाम मैंने अपने बाकी दोस्तों से एक्सक्यूज़ किया, ये कहकर कि मैं अपने कज़न से मिलने उनकी तरफ जा रहा हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था। मैं टाउन से निकलते हुए नदी किनारे पर चलता जा रहा था। उस कच्चे ट्रैक के दोनों अतराफ पर दरख्त और हरियाली थी। शाम के औकात में सनसेट का मंजर उससे भी कई गुना खूबसूरत दिखाई देता था। वहाँ इस सब को देखते हुए और महसूस करते हुए मुझे बहुत सुकून मुयस्सर हो रहा था। उस शाम को मैं उसी ट्रैक पर चलते जा रहा था। शाम ढल रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था, और उस रात मुझे वहाँ कोई और दिखाई भी नहीं दिया अपने अलावा। पर क्योंकि मैं इमोशंस में डूबा हुआ था, सो मुझे परवाह नहीं थी अंधेरे की। कुछ ही फासले पर आगे जाकर मैं एक जगह बैठ गया। उदासी की वजह से आंखों में नमी भी थी, लिहाजा ये जानते हुए कि आसपास कोई भी नहीं, मैंने अपने आंसुओं को रोका नहीं। कुछ लम्हे सर झुकाए वहीं बैठा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई और भी है। कोई ऐसा जो आपको दिखाई तो नहीं देता, पर आप जानते हैं कि आपके आसपास है। मैंने कई बुक्स में ऐसा पढ़ा भी था और सुना भी है कि जब लोग कहा करते हैं कि उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होती है पर दिखाई नहीं देता। मैंने इस बात पर कभी इत्तेफाक नहीं किया था आपसे पहले। अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मेरी रीढ़ की हड्डी तक गूस बम्प्स मुझे महसूस हुए। मैं खामोशी से वहीं बैठा रहा, अपनी सांस को गौर से सुन रहा था ताकि दिल की धड़कन काबू में कर सकूं। अचानक मुझे पत्तों की सड़सड़ाहट सुनाई दी, तकरीबन 30 या 40 फीट के फासले पर। यकीनन गुलहरी या फिर कोई और जानवर होगा, ये सोचकर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने अक्लमंदी इसी में समझी कि यहाँ से अब वापसी को निकल लेना चाहिए। मैं जॉगिंग करते हुए वापसी को चल पड़ा, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ खुद से इमेजिन कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। डरने या घबराने की इसमें कोई बात नहीं। जॉगिंग से मैं दोबारा वॉक पर आ गया और ख़ुद पर ही हंस पड़ा, जिससे मेरा मूड काफ़ी हद तक फ्रेश हो गया था और अब मैं अच्छा महसूस कर रहा था। पर उसी वक्त मुझे अचानक कहीं से आवाज़ आती है, चले जाओ।
इस बार पहले से ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए थे। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये देखने के लिए कि आखिर किसने मुझे आवाज़ दी है, या फिर मुझे ही दी है या किसी और को मुखातिब किया है। याद रखिए कि इस वक्त तक मुकम्मल अंधेरा ढल चुका था, इतना कि शायद दरख्तों से पत्ते गिरना भी खौफनाक लगे। सामने मुंह किया तो मुझसे कुछ दूर फासले पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। अभी तक मैं जान नहीं पाया था कि क्या है। करीब जाते हुए गौर किया तो एक औरत खड़ी हुई थी, सर से लेकर पैर तक मुकम्मल काले लिबास में मलबूस औरत। ये पहली मर्तबा था जब ज़िंदगी में मुझे अपनी जान खतरे में लगी थी, क्योंकि हमारे टाउन में ना तो कोई क्राइम होता है और ना ही कोई वायलेंस। उस औरत ने अपने कांपते हुए हाथ उठाकर उंगली से मेरी तरफ उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। उसकी उंगली गैर मामूली तौर पर लंबी थी। पीछे नहर की तरफ भागता तो भी खतरा था कि ना जाने आगे क्या होगा। और ये औरत कहीं पीछे ही ना पड़ जाए। और सामने कुछ फासले पर वो औरत खड़ी थी। अब ना मैं आगे का रहा ना पीछे का। मेरा दिल डूबे जा रहा था। उस वक्त मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि ये औरत मेरे साथ कुछ कर न दे, कुछ ऐसा जो मैंने सोचा भी ना हो। मेरी आंखें उस लम्हे उस औरत का चेहरा ढूंढ रही थी। आखिरकार मुझे इसका चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और बहुत पतला था, आधे टूटे हुए दांत, और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए वो जगह खाली थी और उसकी आंखें नहीं थी। मैंने अपना सर जोर से झटका और शौक से अपनी आंखें दोबारा बंद करके खोली और पूरी शिद्दत से वहां से दौड़ लगा दी। मैंने आज तक जितनी भी स्पोर्ट्स क्लासेस अटेंड की थी उन सब के पैसे उस वक्त पूरे हो रहे थे, क्योंकि मैं अपनी हिम्मत से कई गुना तेज़ भाग रहा था। अपने जिस्म के हर मसल को एक्सर्शन देते हुए मैं वहाँ से भाग रहा था, ये सोच कर के अगर मैं वहाँ से ना निकल पाया तो ये औरत मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मैं भागते हुए 20 यार्ड्स का फासला क्रॉस कर चुका था जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये तवक्को करते हुए कि वो औरत बहुत पीछे रह चुकी होगी। पर मैं गलत था। वो पहले से कई ज़्यादा करीब थी और उसी तरह मोशनलेस मेरी तरफ उंगली का इशारा कर रही थी। यूं दिखाई दे रहा था जैसे वो औरत हवा में ग्लाइड कर रही थी। उस वक्त मेरे लिए ज़िंदगी मौत का सवाल बन गया था। सामने देखा तो ट्रैक का एंडिंग पॉइंट कम ही रह गया था, पर ना जाने उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एंड पॉइंट के करीब होकर भी दूर होता जा रहा हूँ। जिस चीज़ से मुझे खतरा था, अपनी तसल्ली और जान के लिए एक मर्तबा फिर पीछे मुड़ के देखा तो अब उस औरत और मुझ में फासला आ चुका था। ये देखकर कुछ हद तक मेरी जान में जान आई और मेरे देखते हुए वो औरत हवा में सिगरेट की धुएं की तरह गायब हो गई। मेरा भागना अभी रुका नहीं था और मैं भागते हुए अपने दोस्त के घर पहुंच गया जो करीब था। उसके घर पहुंचकर मैंने एक सांस में अपने दोस्त और उसके वालिद को सारा किस्सा तमाम किया। मेरा दोस्त मुझ पर शिद्दत से हंसने लग गया और हंस हंस के पागल हुए जा रहा था, पर किसी वजह के लिए उसके वालिद ने मेरी बात को सीरियस लिया और मेरे हर लफ्ज़ का यकीन किया। नतीजा ये निकला कि दोस्त के वालिद ने भी उस औरत को देखा हुआ है जिसे नदी की मखलूक या नदी की चुड़ैल कहते हैं। उन्होंने बताया कि एक काला जादू करने वाली औरत नदी किनारे मर गई थी, जिसकी वजह से आज तक वो उस ट्रैक को हॉन्ट करती है और वो ऐसे किसी भी शख्स का पीछा करेगी जो जाने अनजाने में उसकी जगह के बहुत करीब पहुंच जाए। मैं नहीं जानता था और ना उस वक्त दोस्त के वालिद की बात पर बहुत गौर व फिक्र करने की हालत में था। मुझे यही बात कही जा रही थी कि वो औरत हवा में लहराते हुए कैसे पीछा कर सकती है, जो कि बिल्कुल भी इंसानी तरीका नहीं था और ना ही मुझे लगता है कि शायद मैं कभी जान पाऊंगा। हमारी सेकंड स्टोरी इस पूरे हॉरर स्टोरीज के एपिसोड में से मेरी फेवरेट स्टोरी है। ये पुराने वक्तों की कहानी है जब दो बच्चे अपने वालिद के साथ बकरियां चराने जाया करते थे और उनकी रूटीन इस तरह से होती थी कि वो सुबह को जाते थे और शाम को झील से होते हुए वापस अपने घर को लौटते थे। तो एक मर्तबा अपनी रूटीन के मुताबिक वो उसी तरह से सुबह गए और शाम को झील पर पहुंचे तो तब वहाँ पर उनके साथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेनेबल वाक़या हुआ।
बहुत सालों पहले की स्टोरी है, जब मेरे अब्बा बचपन में अपने भाई और उनके दादा के साथ बकरियां चराया करते थे। उनकी उम्र तब 9 साल थी और उनसे 2 साल बड़े मेरे चचा थे, यानी कि उनके भाई। वो तीनों सुबह को बकरियां चराने जाते थे और शाम को झील से होते हुए वापस आते थे, जहां उन्हें ताज़ा पानी भी मुयस्सर होता था और ख़ुद को साफ भी कर लेते थे। एक शाम थोड़ी देर हो चुकी थी जब मेरे दादा ने बाबा और चचा से पूछा कि क्या तुम दोनों को लगता है हमें अभी झील जाना चाहिए। तो बाबा और चचा के कहने पर तीनों झील की तरफ चले गए। उस वक्त सूरज डूब रहा था और हर तरफ इस कदर खामोशी छाई हुई थी कि उन्हें घास पर चलते हुए पैरों की आवाज़ भी आ रही थी। दादा अभी पीछे थे जब बाबा और चचा दोनों भागते हुए झील के किनारे पानी पीने चले गए। एक दो मुट्ठी पानी पीकर दोनों की नज़र रिफ्लेक्शन में पड़ी तो उन्हें उसमें एक औरत नज़र आई। वो औरत उनसे पीछे थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद एक पत्थर पर बैठी हुई थी। उसने सफ़ेद जुब्बा पहना हुआ था और उसके बाल काले स्याह थे। बाबा और चचा उस औरत का चेहरा तो नहीं देख पाए, पर वो औरत उस पत्थर पर बैठकर अपने हाथ से गीली मिट्टी के गोले बना रही थी। चचा ने फौरन पानी पर हाथ मारा, खुद को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि उन्हें सिवाय वहम के और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दोनों भाई फौरन पीछे हट गए और दादा की तरफ देखा तो दादा उस पत्थर की तरफ अपना रुख किए उस औरत को देख रहे थे, जो अपने पतले बारीक हाथों से मिट्टी के गोले बना रही थी। उस औरत ने दोनों भाइयों को देखते हुए किसी अनजान जुबान में कुछ कहा जो सिर्फ दादा को मालूम थी। इसका मतलब था कि वो औरत दोनों भाइयों को मेरे बच्चे कहकर मुखातिब कर रही थी। चचा पहले से ही उस औरत का मंजर देखकर खौफजदा हो चुके थे। दोनों भाई दादा की तरफ भागे। दादा ने चचा और बाबा का हाथ पकड़ा और तीनों वहां से भाग गए। न जाने क्यों, पर इस दौरान दादा ने पीछे मुड़ के देखा तो उस औरत ने जोरदार चीख लगाई। वो चीख ऐसी थी कि मानो वो औरत जैसे दर्द में हो या फिर शदीद गुस्से में। 16-17 मिनट्स तक भागने के बाद दादा ग्राउंड पर घुटनों के बल बैठ गए और दोनों भाइयों से पूछा कि वहां आखिर क्या हुआ था। मेरे बाबा को बचपन में बहुत सी कहानियां जैसे कि देव और परियों के मतलब सुनना और पढ़ना अच्छा लगता था। उस वक्त वो जानते थे कि उनको क्या कहना है और वो ये भी जानते थे कि वो औरत क्या है। बाबा ने दादा से मुखातिब होकर कहा, रोने वाली डाइन। पर दादा इस मामले में शकी थे। उनको इन देव परियों वाली कहानियों में यकीन नहीं था, लिहाजा उन्होंने यही समझा कि कोई पागल औरत थी। अगले रोज़ मेरे दादा अपनी राइफ़ल के साथ झील पर गए। वहाँ उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिला था, पर जो मिट्टी के गोले उस औरत ने बनाए थे वो वहीं पड़े हुए थे। उस दिन के बाद से हमारी फैमिली से कोई भी झील किनारे नहीं गया, कम से कम बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के। बाबा और उनके भाई जब भी झील से पानी पिया करते, दादा उन पर ख़ास नज़र रखा करते थे। तीसरी कहानी पार्क इनकाउंटर से रिलेटेड है। कई लोगों के साथ पार्क्स में कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जो उन्होंने विटनेस किए कि जो काफ़ी उनके लिए खौफनाक और स्केरी साबित हुए थे। इसी तरह से हमारे आज की जो तीसरी कहानी है मियाँ बीवी के मुतालिक है। आधी रात को एक दूसरे की खिदमत करने के बजाय इन्होंने बेहतर समझा कि हम वॉक करने जाते हैं, और ये लोग वॉक करने निकले, पर ये नहीं जानते थे कि जिस पार्क में ये वॉक करने जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी इनका कोई इंतज़ार कर रहा है, कुछ ऐसा कि जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। आइए जानते हैं। – 2018 में मैं नॉर्वे हुआ करता था। हमारी रिहाइश ओस्लो में थी और वहाँ जिस सोसाइटी में हम रह रहे थे उसके 2 या 3 मिनट्स के फासले पर एक पार्क था। वो पार्क ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा। 10 मिनट्स में उस पार्क का चक्कर बाय वॉक इजीली लग जाता था, पर अंधेरा होने पर समटाइम्स वो एक स्केरी पार्क बन जाता था। एक रोज़ मैं और मेरी वाइफ लेट नाइट उस पार्क में वॉक करने गए थे। टाइम तकरीबन 12 का हो रहा था। उस पार्क में हम वॉक करने तो आ गए, पर मेरी वाइफ को वहाँ डर सा लग रहा था और मैं उसकी इस बात पर मजाक बना रहा था और साथ ही साथ उसे तसल्ली भी दे रहा था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान हम दोनों को ऐसा कहकर सुनाई दिया जो बिल्कुल हॉरर मूवीज़ में सुनाई देता है।
इससे पहले हमें किसी किस्म की कोई आवाज़ या कोई चहलकदमी या फिर ये कहा जाए कि हमारे अलावा हमें कोई वहाँ वॉक करते हुए नज़र भी नहीं आया। पहले हमें लगा कि शायद कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, पर वहाँ के लोगों में प्रैंक या शरारतों का कॉन्सेप्ट नहीं है। और वो कहका आया भी उस डायरेक्शन से था जहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। हम वहीं के वहीं खड़े हुए सुन हो गए थे जब थोड़े ही डिस्टेंस पर हमें एक फिगर नजर आई। पतली और लंबी सी फिगर। उसके दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर थे और उसका सर अपने कंधे की तरफ झुका हुआ था। वो इस तरह से चल रही थी जैसे उसके शोल्डर या एक साइड पर कोई मसला है। बस ये देखना था कि दूसरे पल हम वहां से वापसी की तरफ भाग रहे थे। जब हम मेन रोड पर पहुंचे तो मेरी वाइफ ने रोना शुरू कर दिया, पर मुझे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि शायद हम पर प्रैंक किया गया है। पर वो जो भी फिगर थी उसकी हालत देखने के बाद हम काफ़ी टाइम तक उस पार्क की तरफ दोबारा नहीं गए। इससे नेक्स्ट पार्ट 1 साल बाद हुआ था, 2016 के दिसंबर के करीब करीब। इस मर्तबा ना मेरी वाइफ मेरे साथ थी और ना ही कोई दोस्त या कोई जानने वाला। रात 3 से सुबह 5 बजे के टाइम का ये किस्सा है। मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था और वहाँ पर हमने खूब हल्ला गुल्ला किया था। थकावट से नींद आ रही थी, सो मैं वापस आ रहा था वहाँ से। मैं बाय वॉक वापस आ रहा था। उस दौरान मुझे हाजत महसूस हुई। मैंने घर तक पहुंचने के लिए कंट्रोल बहुत किया, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जूसेस और पानी पी रखा था सो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब सड़क पर करने से तो मैं कासिर था, लिहाजा मैं करीबी हिल पार्क में एंटर हुआ। बहुत ज़्यादा अंदर दाखिल नहीं हुआ, मैं तकरीबन एंट्रेंस से 50 मीटर्स तक के फासले पर था। मैं चलता चला जा रहा था कि अचानक मुझे एक कहका सुनाई दिया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने और मेरी वाइफ ने पहले सुना था। और इस बार भी कहका उसी डायरेक्शन से आया था जहां बहुत ज़्यादा अंधेरा और किसी का नामो निशान मौजूद नहीं था। मैंने खामोशी से अपना काम मुकम्मल करने पर तवज्जो दी और जितनी तेज़ी से मैं वॉक करते हुए वहाँ से निकल सकता था मैंने निकलने की। जैसे ही मैं पार्क की एंट्रेंस से बाहर आया तो एक रिलीफ महसूस हुआ। पीछे मुड़ के पार्क की तरफ देखा तो वहाँ कोई और भी था, बिल्कुल वैसी ही फिगर जैसे पहली देखी थी, लंबी और पतली, और वो मेरी ही तरफ मुतवज्जो थी। और इस बार मैं जानता था कि ये उसी की डायरेक्शन से आ रही है। इसके बाद से दोबारा कभी वैसा सिलसिला नहीं हुआ, पर मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वो जो भी था एक प्रैंक ही था, क्योंकि इन पार्क्स में बिला नागा रोज़ दिन के औकात में लोग खुद और अपने जानवरों को लेकर टहलते हैं, या फिर महज एक इत्तेफाक था जो दोबारा हुआ, चाहे दरमियान में कितने ही महीनों का फ़र्क क्यों ना हो। पर वो जो भी मैंने इनकाउंटर किया वो ना तो देखने में कंफर्टेबल था और ना ही सुनने में। तो सवाल ये है कि अगर वो कोई प्रैंक या इंसान नहीं था तो फिर वो क्या था? उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।